अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर मुझे कपड़े बेचकर भी सस्ता आटा आवाम को देना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। मगर आज शहबाज शरीफ की सेनेट में अशराफिया और उनकी फैमिलीज़ को ब्लू पासपोर्ट बिल पास किए जा रहे हैं। टोल प्लाजे के टेंडर्स एक ही शख्स के नाम पर बनी कई कंपनीज को दिए जा रहे हैं और पोस्ट ऑफिस समेत मुतादिद इदारों से, बल्कि यूं कहूँ कि करप्शन की दास्तानें जो हैं वो सामने उमड़ उमड़ के आ रही हैं कि कामा कमेटियों में उनकी दास्तान सुनता जा शर्माता जा वाला मामला बनता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी या ना बढ़ी, हमारे मुल्क में ज़रूर बढ़ा दी जाती हैं और बिजली के बिल पर तो जाहिर है कि आपको टैक्सेस की भरमार होती है। वो टैक्सेस भी आवाम नहीं अदा करने होते हैं, जिनके बारे में मालूम ही नहीं है आवाम को कि वो टैक्सेस जो दे रहे हैं वो किसकी मद में दे रहे हैं। फिर इंकशाफ होता है कि लेवी की मद में हुकूमत ने अरबों रुपए के टैक्सेस आवाम की जेब से निकाल लिए, पैसे निकाल लिए इतने एक्स्ट्रा। पिछले 2 हफ्तों से लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में आटे की किल्लत पैदा हुई है। नान भाई हजरात ने जो रोटी और नान है उसकी कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है और हुकूमत ईरान अमेरिका के माबैन सालसी का किरदार अदा करने में मसरूफ़ है, जबकि मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा कर रखा हुआ है। इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बजाय सियासी खेल खेला जा रहा है। ज़राए से खबरें ये भी आ रही हैं कि वफाकी काबीना में तब्दीली होने जा रही है और साथ ही पंजाब में भी हलचल होने के इशारे मिल रहे हैं। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान एक अरसे के बाद ताकतवर हलकों और हुक्मरानों को ललकारते नज़र आते हैं। जमात इस्लामी भी सड़कों पर आने का ऐलान करती है। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हुकूमत से अगर कामयाब नहीं होते तो उनके पास भी एहतजाज का वन एंड ओनली ऑप्शन मौजूद रह जाता है। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या तहरीक इंसाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाने के लिए तैयार भी है या नहीं। मुल्क के अंदर सियासी रस्साकशी जो जारी है इसका कोई एंड भी होगा या फिर नहीं, और आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या फिर ये जो क्लास डिफरेंस बरकरार रखा गया है अब तक ये मज़ीद बढ़ेगा। इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया पैनल पे राना एहसान अफजल साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। वैसे तो ज़ाहिर है कि कहा यह जाता है कि एलीट कल्चर ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, प्रोटोकॉल में कमी के लिए काम कर रही है। ईरान इजराइल जब तनाज़ा US का बहुत ज़्यादा था तब गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज चीज़ें भी कम करने की कोशिश की, पेट्रोल की कीमतों में कमी करने की कोशिश के साथ साथ जो है, बढ़ाने के साथ साथ जो है वो छुट्टी भी दी सरकारी दफातर में। लेकिन ये जो ब्लू पासपोर्ट होल्डिंग है ये एक बड़ा मसला बन गया है। 57,000 से ज़ायद लोग हैं जिनके पास अभी तक ब्लू पासपोर्ट, वो लोग हैं दोज आर नॉट हाजिर सर्विस राइट नाउ, रिटायर्ड लोग हैं, इसमें जज भी हैं, जर्नैल भी हैं, यू नो द डिटेल्स। आप नहीं समझते कि ये जो अशराफिया का तबका या एलीट तबका बन चुका है और वी शुड कॉल इट ब्राह्मण तबका, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। फरवा, मेरे ख्याल से जो ब्लू ऑफिशियल पासपोर्ट्स और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सख्ती है और बड़ी उसके ऊपर स्क्रूटनी भी है, लेकिन जो ब्लू पासपोर्ट्स भी हैं हमें जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके मुताबिक चलना चाहिए। हमें बेंचमार्किंग करनी चाहिए है कि दुनिया में क्या चीज़ें फॉलो हो रही हैं, क्योंकि ब्लू पासपोर्ट की भी वक़्त तभी होती है अगर वो एक स्ट्रिक्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल ऑफिशियल पासपोर्ट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक वो चल रहा है। तो हमें इसको बिल्कुल रिव्यू कर लेना चाहिए। और मैं एक और प्रोग्राम में भी ये कह रहा था कि ये आपकी ये रेस नहीं होनी चाहिए कि सेनेट जो है वो अगर एक स्टेप ऊपर लेता है प्रिविलेजेस के हवाले से, अपने अरकान के हवाले से, तो फिर नेशनल असेंबली उसको फॉलो करने की कोशिश करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर सूबा कोशिश करता है कि हम भी मैच करें। तो ये रेस जो है ये अपने अरकान को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देने की नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनकी बेंचमार्किंग करके एक उसको फॉलो करना चाहिए और तभी फिर पासपोर्ट की भी वक़्त बढ़ेगी। और मेरे ख्याल से ये जो एक रेस लगी हुई है मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स की, पहले हमने
के की पार्लियामेंट को देखा कि उसने जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रिविलेजेस लेने की कोशिश की अपने मेंबर्स के लिए। तो ये इसका सोल्यूशन है। बहरहाल जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं उनको उनके स्पीकर्स हेड करते हैं, वो होते हैं हेड्स ऑफ पार्लियामेंट, और वो इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली वो फैसले लेकिन क्या राणा साहब, मैं अलाउ मी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, मैं फिर जाती हूँ सायरा बानो साहिबा की तरफ भी, और सेनेटर हुमायूं मेमन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राणा साहब, क्या ये नहीं होना चाहिए डिज़ाइन इस तरीके से कि ठीक है, जब तक आप ऑफिस होल्ड कर रहे हैं यू शुड हैव अ डिफरेंट, जिसे कहते हैं कि लेवरेज, या चले यू कैन हैव ब्लू पासपोर्ट्स, बट जब आप रिटायर हो गए और फैमिलीज के, मैं फॉर एग्जांपल इकबाल आफरीदी के बेटे का मामला हुआ था, यू मस्ट रिमेंबर दैट, कितना ज़्यादा इशू बन गया था कि वो जाकर अजाइलम जो है वो डाल चुके हैं, और इस तरह तो मुल्क में फिर आप बंदर बांट हो गई ना। तो हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैट क्लास के ठीक है जब तक आप कर रहे हैं, यानी इसके लिए कोई अमेंडमेंट की कोशिश हुकूमत करेगी? नहीं, देखिए हुकूमत भी कर सकती है, और ये एक ओवरऑल डिबेट होनी चाहिए। बहरहाल जो आपने पिन पॉइंट की है बात, मैं तो किसी हद तक, मैं तो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं एग्री करूँगा कि ये ताहयात वाला मामला तो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए टाइम लिमिट जो है, और उसके बियॉन्ड फिर अगर आप नहीं हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो देन यू शुड नॉट बी होल्डिंग एन ऑफिशियल पासपोर्ट। एग्जैक्टली। सायरा बानो साहिबा, क्यों ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर तो चले हमें समझ आती है कि पीपल नीड इट, बट रिटायरमेंट के बाद एंड जस्ट लुक एट द फिगर्स, 57,000 से ज़ायद लोग हैं। अभी ये वो लोग हैं जिनके यानी कि जो जिनमें बहुत सारी कैटेगरीज शामिल हैं। क्या ज़रूरत होती है? आप भी ज़रा के असेंबली में रही हैं, आपको भी पता है, देखा है आपने, क्यों चाहिए होता है ये? पता नहीं, हम लोग थे, हमें भी ब्लू पासपोर्ट मिला था, और उसके बाद कोई एक दफ़ा मतलब जैसे खुद से उम्रे पे गए थे, तो थोड़ा मुझे नहीं पता कि यही होता है कि अच्छा जी ब्लू पासपोर्ट हाथ में है, FIA वाले जल्दी वो आपको लाइन में, सब एक काउंटर खाली होता है उस पर ले जाकर, बाकी सब आवाम से शर्मिंदा हुए हम खड़े थे। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे बाकियों को नहीं पता कि भाई ये अलग से क्यों लेके जा रहे हैं। यही चीजें होती हैं। लेकिन अभी आपने सवाल किया तो ये ब्लू पासपोर्ट जो KPJ से एक सवाल उठा, और ये उसके बाद से सारी ये बहस शुरू हुई है। उससे पहले आप बात भी कर चुकी थी, आपका सवाल सुना तो जो राना एहसान से कर रही थी, इसकी जरूरत क्यों है? और दूसरा, अगर उन्होंने ऐसा कह दिया जैसे कि उन्होंने बोला कि ये कुल मिलाकर जाहिर है एक मेंबर असेंबली, मेरे ख्याल में 6-6, 7-7, 8-8 दफा वहाँ पर वो नेशनल असेंबली बना, अगर किसी के पास है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आई कैन हियर यू। तो ये जो बाकी आपने खुद ही कहा कि जनरल्स के पास है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हमारे आसपास हैं कि जिनको रिटायर हुए भी 15-15 साल हो गए, वो भी उस ब्लू पासपोर्ट को, तो ये फर्क किसने स्टार्ट किया? मुझे तो खुद नहीं पता, आप मुझसे सवाल कर रही हैं ना। अभी शहबाज शरीफ साहब कराची आए थे, उन्होंने कहा था कि ताजरों के लिए भी उन्होंने कोई 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट का कर दिया कि आपको ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, आप इस मुल्क के एम्बेसडर होंगे। जब उस ब्लू पासपोर्ट को एज ए एम्बेसडर का नाम दिया गया, तो मुझे सच में मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पर मैं क्या बात करूं, कि आया इसके हक में करूं। अगर मेंबरान को मिलता है, मेंबर जाते हैं, डेलीगेशन होते हैं, सारा कुछ होता है, वो प्रोसीजर होता है। अब ये इसमें इन्होंने फैमिली और बच्चे, आप ब्यूरोक्रेट के बच्चे बड़े बड़े उनके ये कि अब मैं नाम क्या लूं, शादीशुदा बच्चों के पास भी ब्लू पासपोर्ट है। तो ये बहस, एक ला हासिल बहस शुरू क्यों हुई? अगर खत्म करना है तो पूरा का पूरा इसको खत्म करें। जो 2 माह के लिए वफाकी वजीर बनता है, वो भी एक लाल रंग का पासपोर्ट अपने सीने से लगा के जाता है और मरते दम तक वो होता है। अगर ये अभी आपने कहा कि भाई उसी टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, लेकिन हम सबको 10-10 साल के बनाकर दिए हैं, और जो मेंबरान नहीं है वो दोबारा भी बनवा सकते हैं कि जब दोबारा वो एक्सपायर हुआ तो उसके बाद वापस से उसको ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। तो ये तो इनको बैठ के इस पे कोई कानून साजी करनी चाहिए कि आया ये किन को, कोई जाहिर है वो अभी आपने बोला कि ब्राह्मण तो नहीं है, ये तो खैर अब तो मुल्क में हमारे ब्राह्मण और शूद्र और दलित सामने साफ साफ नजर आते हैं कि ये क्लास है, ये क्लास है। तो इस पर बैठ के बजाय आप हम बहस करें या प्रोग्राम करें, ये जिन्होंने काम करना है, जिस ब्यूरोक्रेसी ने काम करना है, वो तो खुद इसकी बेनिफिशरी है।
नाम सियासतदानों का इस्तेमाल हुए, ठीक। जो 57,000 पासपोर्ट हैं वो लिस्ट निकलवा लें। इसी तरह आई एम डेड श्योर अबाउट इट, सियासतदान की तादाद बड़ी कम होगी। जी काम है, मैं आपको कहते रही, आप चले ख्वाजा आसिफ को ले लें, 10वीं दफा तो MNA बन रहे हैं। आप कुछ चंद नए आते हैं चेहरे, बाकी वही रिपीट होते हैं और उनके पास होते हैं। इसी तरह ड्यूअल नेशनैलिटी को सियासतदान पे तो कतगन है, ठीक। लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे जजेस हैं, हाँ हमारे जी। दूसरी सर्विसेज में हैं, सबकी फैमिली के पास और उनके पास खुद भी ड्यूअल नेशनैलिटी होती है और आपको पता है अगले दिन ही वो अपने पिया घर सुधार जाते हैं। तो ये तमाम चीजें बैठकर देखनी है। अब आप और हम प्रोग्राम कर लेंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बेहतर करना है तो फिर आपको शुरुआत यही पे करनी है। सेनेटर हुमायूं अहमद साहब, आपकी ज़ाहिर है कि असेंबली ने भी वफाक को मामला भेजा ब्लू पासपोर्ट का, और आप ही की जमात के बल्कि आप ही के कोलीग हैं सेनेटर कादर साहब जिन्होंने ये बिल भी पेश किया। आप लोग सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ज़्यादा ऑपोजिशन का तो काम होता है ना रिफॉर्म्स लाना या रिफॉर्म्स करवाना हुकूमत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, जब ये सेनेटर कादिर साहब ने जब प्रेजेंट किया था तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्लॉक इसकी मुखालफत की थी। यहाँ तक कि जो राना सनाउल्लाह साहब है उन्होंने उठ कर कहा था कि जी आप लोग क्यों मुखालफत कर रहे हो, ये तो आप लोगों को भी फ़ायदा देगी। और शेरी रहमान साहबा हम सब के पास इंडिविजुअली उधर आई थी और वहाँ पे हम लोगों को कह रही थी कि आप लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं। और इसके ऊपर सेनेटर खुर्रम ज़ीशान साहब ने एक तकरीर भी की थी कि आप लोग क्या बजाय इसके कि आप लोग बाकी जो मेन इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं। ये एक बात है। तो ऑफिशियल स्टैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इज़ नॉट। लेकिन बिल तो आपके सेनेटर पेश कर रहे हैं ना, आप मुखालफत कर रहे हैं। हमारे सेनेटर नहीं, तो हमारे सेनेटर नहीं, वो किसी ज़माने में हमारे सेनेटर थे। उस लिहाज से तो बहुत सारे लोग हैं वो जो हमारे साथ थे और जा चुके कहीं और जाके बैठ गए। आप उस वक्त देखिए ना कि इस वक्त वो किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो उस लिहाज से हैं। आगे आ जाते हैं दूसरी बात। आप कह रहे हैं कि आपका कभी साथ था, अभी आपका साथ, यानी आप डिसओन कर रहे हैं। चले आप कंप्लीट कर ले। जी। He is not a part of Pakistan Tehreek Insaf as of today. He is an honorable member of the Senate, but he is not a part of Pakistan Tehreek Insaf. वो गवर्नमेंट के साथ, उनके बिलों में उनके साथ खड़े होते हैं, वो गवर्नमेंट की हर चीज़ में उनके साथ होते हैं। So he is certainly not by any वो जो आप कहते हैं स्टैंडर्ड, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अब आ जाते हैं, देखिए जी, पासपोर्ट का जो एक लॉ बना हुआ है, पासपोर्ट किसको मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 2021-22 के रूल्स हैं जो बने हुए हैं, उस रूल्स के तहत पासपोर्ट मिलेगा। इसमें कोई अगर कोई लेट्स से कोई प्रोविंशियल असेंबली कह देती है कि ये होना चाहिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ जस्ट अ रेजोल्यूशन दैट दे हैव सेड और समथिंग। ये एक्चुअली होगा एज़ पर द फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि ये बिल वहाँ पे आया क्यों, उस पे उन लोगों ने किया क्यों। ये उनके इख्तियार में ही नहीं है, ये इख्तियार है फेडरल गवर्नमेंट का, वो लोग करेंगे। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट या पासपोर्ट के ऑलरेडी एक्ट के तहत किन किन को कितने कितने अरसे के लिए मिलना चाहिए वो ऑलरेडी उसके अंदर है, वो ऑलरेडी है। और इसमें कोई 60,000 लोग हैं जिनको ये मिला हुआ है और सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें ना हो। क्या ये होना चाहिए? मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि फॉर एज लॉन्ग एज वो आदमी उस पोजीशन पे उसको मिलना चाहिए। पाकिस्तान में मुझे नहीं पता नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि जिसमें ताहयात, भाई अगर आप ये हो जाओ तो ताहयात, आप ये हो जाओ तो ताहयात। शुक्र है कि ये नहीं कहा कि हत्ता के फना के बाद भी, ठीक है। लेकिन ये काम तो आपके भी नहीं हुआ था ना, आपके दौर में भी नहीं हुआ था। अगर आज ये काम नहीं हो रहा है, देखिए मेरी बात सुने, इस तरह होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कहीं बनाई गई होती हैं, वो जब एक इशू सामने आता है तो उसके बाद उसका करेक्टिव मेजर उस लिहाज से उस वक्त कर लेना चाहिए। ठीक। अब लेट्स से एक चीज़ बनी थी, चाहे वो किसी भी ज़माने में बनी थी, अगर वो गलत बनी थी और आज वो हाईलाइट हो जाती है तो आज उसको करेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, एस्टोनिशिंगली प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो अप्रूव हो जाता है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी से। अब ये मुझे बताएं कि इस तरह के बिल्स, इस तरह के मुतनाज़े बिल्स, इस तरह की मुतनाज़े सिचुएशंस क्यों डेवलप हो रही हैं आप लोगों के होते हुए? फॉर इंस्टेंस टेली कम्युनिकेशन बिल देख लें, अगर वो रोला ना डालता
वो शायद मीडिया पर ना आता या उसको उस तरीके से ना कैटर किया जाता तो अभी तक हर बंदा जो है वो बेचारा परेशान फिरता कि कहीं वो खंबा उनके घर पे ना लग जाए और फिर इनकार करने पर 5 करोड़ रुपया देना ना पड़ जाए। लेट्स टॉक अबाउट हैबिचुअल बिल इन पंजाब। सो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम बलूचिस्तान, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम सिंध, इट इज़ कमिंग फ्रॉम पंजाब एंड विफाक वेयर नून लीग इज सिटिंग। ऐसा क्यों है? देखिए, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन वजारतों पे है जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं बिल्स के और फिर उनको मुख्तलिफ कायमा कमेटीज़ जो असम्बलीज़ के हैं उसमें पेश करते हैं और वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कमेटी मेंबर्स की है, पार्लियामेंटेरियंस की है कि वो उन बिलों को पढ़ें, उनको समझें, उन पे क्वेश्चंस उठाएं और फिर एक डिबेट हो और फिर वो चीज़ें मूव फॉरवर्ड हो। तो ये ओनस सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं है, ये तो गवर्नमेंट तो अब जो है ये ओनस उन कमेटी मेंबर्स के ऊपर है, प्रोसीजर के ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर है, पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर है कि वो ये चेक एंड बैलेंस रखें और यही इनका मेजर रोल है। अब इनका तो आप ये चेक करने के लिए लेकर आते हैं कि ये जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं। देखें, वो तो अब वो जो वजारत है अगर उसने कोई चीज़ मिस कर दी है या उसमें ड्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको जो प्रोसेस बना है असेंबलीज में बिल पास करने का अगर वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा तो ये तो फिर पार्लियामेंटेरियंस की जिम्मेदारी है, उनका प्रेरोगेटिव है वहाँ जो ऑपोजिशन मेंबर बैठे हुए हैं। और ऑब्वियसली मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट क्या वो जो वजारतें हैं जो उन बिल्स को प्रपोज कर रही हैं या ड्राफ्ट्स लेके आ रही हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी बिल्कुल जिम्मेदारी है। दे शुड बी आस्क के ऐसी गलतियाँ क्यों हुई, लेकिन उस प्रोसेस में ये गलतियाँ तो क्लियर आउट हो जाती है ना, डिबेट होती है तो ये सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपना जो है वो किरदार अदा करें जो लेजिस्लेशन के लिए, जिसके लिए जो इनका मेन रोल है, दिस इज द रोल, तो उसको वो उतरे। और ये फिर इंडिविजुअल पार्टी लेवल पे आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि समटाइम्स गवर्नमेंट की तरफ से भी इंडिविजुअल लेवल पे लैक ऑफ गुड लेजिस्लेशन हो जाती है? डू यू एक्सेप्ट दैट और अग्री? बिल्कुल, बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल, ये तो कोई इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि अगर मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अपना पर्सपेक्टिव लेके आती हैं, लेकिन सिटीजन्स का पर्सपेक्टिव प्रोटेक्ट करना सारे पार्लियामेंटेरियंस का जिम्मेदारी है। और तभी ये प्रोसेस है कि डिबेट हो, अपोजिशन की राय आए, चैलेंज हो चीज़ें और फिर वो फाइनल कंसेंसस के साथ आगे बढ़ें। और जो गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि ऑपोजिशन भी अगर वो ठीक है, आवाम के फायदे में है तो ऑपोजिशन उसको वोट करे। बट दिस इज मोर ऑफ अ डिबेट कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अदा करें और ऑपोजिशन और ट्रेजरी दोनों बेंचेस। आई टोटली अग्री, लेकिन जब आप लेजिस्लेशन करने के लिए पार्लियामेंट में बैठे हैं, ऑफ कोर्स यू आर नॉट सिटिंग देयर टू फिक्स रोड्स या गटर बंद कराने के लिए या गटर के ढक्कन लगाने के लिए, ये तो बिल्कुल पढ़ी लिखी बात है, आपका काम लेजिस्लेशन है। लेकिन मुझे हैरानगी तब होती है सारा बानो साहिबा कि जब पिछले दिनों लाहौर में आटे की किल्लत हो गई थी, मुझे वज़ीर आज़म साहब का जो है ना वो बार बार लाइन याद आ रही थी कि कपड़े बेच के भी आटा देना पड़ेगा तो ख़रीदेंगे और आवाम को सस्ता आटा जो है वो देंगे। अब हालात ये हैं कि इतनी ज़्यादा इस सिचुएशन में आप देखें कि डिस्पैरिटी है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं एलीट कैप्चर की, ब्लू पासपोर्ट होल्डिंग की, और दूसरी तरफ हम बात करें कि आवाम को आटा जो है वो महंगा मिलना शुरू हो जाता है, रोटियां नान अब तो खैर खासी महंगी हो गई, मिलती भी नहीं बीच में। और ऐसे में हुज़ैफा रहमान साहब हु इज़ अ पार्ट ऑफ हु इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट समहाउ, वो एक चैनल पे बैठ के कहते हैं कि उन्होंने 128 रुपये, हैरत है वैसे इस फिगर पे, 128 रुपये में उन्होंने पेट भर के खाना भी खाया, साथ में रायता सलाद और एक सॉफ्ट ड्रिंक भी पी। आपको ये कहाँ से, पहले तो मुझे उनसे ये पूछना है फ़ोन मिला के कि उन्होंने कौन से ढाबे से खाया पिया है, और ये इतना तजाद है। अकबर के पास तो 9 रतन थे और उनके बीरबल वगैरह के किस्से बड़ी अक्लमंदी के सुनते थे, इनके पास तो पता नहीं कोई हजारों रतन है और सबका माशाल्लाह दिमागी लेवल है वो एक जितना है। मतलब 128 की रोटी उन्होंने किसी ढाबे से खा ली और उसके बाद फखरिया बता रहे हैं कि जी आधी बोतल मैंने पी ली 128 रुपए में। 128 को आप 3 वक्त के खाने के ऊपर आप इस पर मल्टीप्लाई करें और अगर घर में 5 बंदे हैं उसके ऊपर आप मतलब वापस से उसको जमा करें और उसके बाद 30 दिन का करें तो उस भाई साहब का हिसाब तब भी डन नहीं कर सकते।
जो इन्होंने 8,500 वाले को गुर्बत की लकीर से निकाला है ना। और मेरे भाई राना एहसान बैठे हुए, इन्होंने तो कैलोरीज का हिसाब बताया था कि एक शख्स को इतनी कैलोरीज चाहिए। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने कहा मैं गांव जाऊं और वहां पर बैठे हुए जो बेचारे खेतों में काम कर रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मैं उसको समझाऊं कि भाई तू एक अंडा खा, खेत से तोड़ के खीरा खा, तेरी दिन की इतनी कैलोरीज पूरी हो रही हैं, तुझे कैलोरीज चाहिए तो भले मूंगफली के दाने खा के खा। मतलब आप मुझे एक बात बताएं कि ये सब इतने पढ़े लिखे, इनको नौजवान की आदत कहा जाता है, और अभी आप और हम सुन भी रहे हैं कि जी उसमें तब्दीली भी होगी और उसमें नौजवान लोग आएंगे। ये वाले नौजवान लोग आएंगे जो आपको मुझे कैलोरीज बता रहे हैं, और एक बंदा आके बता रहा है कि उसने 128 रुपए की उसने खाना खाया। नहीं, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट भी करूं, अभी मैंने आपकी बात करते हुए 128 रुपए को कैलकुलेट करने की कोशिश की है, जितना मेरा मैथ्स काम करता है। अगर 11,520 रुपए बनते हैं एक बंदे के 30 दिन के खाने की, अगर ये सेम 128 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल अब आपने 4 बंदों की फैमिली को चलाना है, इसमें बिल, बिजली, गैस। 128 उन्होंने ज्यादा बताया है। राना साहब बैठे में, इनसे कैलोरीज का हिसाब पूछ लें कि वो जो दिखाते हैं ना पेट में, वो प्लेट में रखे हुए कि 2 क्यूकम्बर होते हैं, 1 उबला अंडा होता है, चंद मूंगफली के दाने होते हैं, और वो कैलोरीज के हिसाब से इन्होंने हमें कैलोरीज का बताया है कि हमें दिन में इतनी कैलोरीज चाहिए, वो 8,500 रुपए में तुम्हारी पूरी हो सकती है, जो एक बंदे की। उसमें तुम लोग बिजली का बिल भी बिल्कुल आपकी तरफ बिजली का बिल भी नहीं दोगे। वो क्या कहते हैं, अपने आप को जब तनख्वाह ना मिले तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा लो, नहीं तो बीवी बच्चों को पहले जहर दो, उसके बाद खुद मियाँ बीवी खा लो, नहीं कुछ समझ आए तो माँ बच्चों को लेकर नहर में छलांग लगा दे, और भी कुछ समझ ना आए तो रेल की पटड़ी पास है तो उसके ऊपर लेट जाओ। इनकी अब आप इनसे जवाब पूछेंगी। मतलब मुल्क में इतने मसाइल चल रहे हैं, जो इन्होंने किसानों का हाल किया है, क्या पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट क्या, हमारे यहाँ सिंध में भी। आप सही कह रही है कि मैं इसी डिफरेंस की बात करना चाह रही थी। ये टॉपिक डिस्कस करने वाला एक्चुअली मेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं था, ये भोंडा टॉपिक है कि आप 128 रुपए में खाना खा रहे हैं। बट एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर राना साहब का पहले जवाब लेते, कुछ कहना चाह रहे, फिर सेनेटर साहब की तरफ बढ़ते हैं और ये भी पूछते हैं कि जो तब्दीली काबीना में आ रही है, ये कहीं 128 रुपए की वजह तो नहीं आ रही कि मसला कुछ और है। वैसे मसला वाकई कुछ और है, लेकिन एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। राना साहब, आप जवाब देना चाहते हैं सायरा बानो साहिबा का, प्लीज़ वो दीजिएगा, फिर मैं आपसे मज़ीद भी सवालात करने हैं, सेनेटर साहब को भी इन्वॉल्व करना है। जी देखें, नहीं 128 रुपए का तो मुझे नहीं पता क्या कैलकुलेशन है, लेकिन ये जो 8,500 रुपए की जो बात है, ये देखें ना, ये आमदन नहीं है, ये इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये कोई घर की आमदन है या इससे कोई घर के लोगों का, ये एक्सपेंडिचर का एक लेवल है। और इनसे ये पूछें कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो ये जो शरह जो अभी 8,500 है आज, वो तो 3,200 रुपए या 3,400 रुपए थी 2021 में। तो उसका हिसाब मुझे बना के दिखा दें कि वो कैसे बनता था, या ये 2,000 या 2,200 रुपए थी ये 2012 में जब पीपल्स पार्टी का दौर था। तो देखें, इसको पहले पढ़ लें कि ये क्या है। ये एक एक्सपेंडिचर है, जो मिनिमम एक्सपेंडिचर एक आदमी को करना चाहिए है कि वो अपनी खुराक को, एक आदमी जो है वो पूरा कर सके अपनी ज़रूरियात को, और वो पाकिस्तान की एक एवरेज बनाई गई है। वो इस्लामाबाद में हो सकता है कि वो लेवल जो है वो 14,000 हो या 15,000 हो, वो हो सकता है गांव में जो है वो 6,000 हो, क्योंकि गांव में चीज़ें, तो ये उसका एक आपकी नेशनल एक्सपेंडिचर की एवरेज है, ना ये आमदन है, ना ये कोई कह रहा है कि ये मिनिमम वेज हो। मिनिमम वेज तो जो है वो 40,000 से ज़्यादा है, जो जिसको दरकार, तो ये इसको पढ़े बगैर ये तनकीद करते हैं, और ये हुकूमत का फिगर नहीं है। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, यूनाइटेड नेशंस का जो फूड का प्रोग्राम है वो भी शामिल है। और अगर ये इनको जो तकलीफ हो रही है कि ये नंबर गलत है, हो सकता है मैं आपकी बात को बिल्कुल आई अंडरस्टैंड दैट, बात नहीं है। जी जी, ये मैंने बानो साहिबा कह रही हैं, ये मेरा बनाया हुआ नंबर नहीं है, इसमें कमेटी फॉर्म की गई थी जिसमें वर्ल्ड बैंक भी था, यूनाइटेड नेशंस भी था, और फिर इसको एक्सपेंडिचर एक वो लेवल के इससे कम अगर कोई एक्सपेंस करता है तो वो बिल्कुल गरीब है। और $3 है, ये डॉलर बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली, और $3 वर्ल्ड एवरेज है। और वो मुख्तलिफ परचेजिंग पावर्स होती हैं मुल्कों की, तो $3 वर्ल्ड एवरेज है। आपके मुल्क की जो परचेजिंग पावर के लिहाज से जो एवरेज है वो $1 की बनाई गई है लगभग।
तो ये फिगर है जिसको फिर ये मिस रिप्रेजेंट अवाम को लेकिन मैं आपसे पूछूंगी, बानो साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं आपको गुजारा करके दिखाएं। नो वन इज सेइंग दैट मिनिमम हुकूमत ने 40,000 से ऊपर सेट। जहां पर ये मैं इनकी क्लैरिटी के लिए मैं बता दूं, बाकी आप देखें तमाशा आप लगा सकते हैं, आप लोगों के मसाइल क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं, आप नमक छिड़क सकते हैं जख्मों पे, आप जल्दी पे तेल डाल सकते हैं, आपकी बात को हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। I got it. और यही कुछ चलता रहता है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से बेहतरी की तरफ लेके जाएं, आसान काम नहीं है और उसके अंदर सब स्पीकर नेशनल असेंबली और सेनेट चेयरमैन की तनख्वाहें 21-21 लाख रुपए हो, 600% अपने मेंबरान की तनख्वाहें कर दी हो, 5,19,000 नेशनल असेंबली की और बाकी आप पंजाब और बाकी सारा देख लें। फिर जो फ्री का फ्यूल मिलता है, फिर उसके पास गाड़ियां मिलती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपने ब्यूरोक्रेसी की गाड़ियां देखी, उस पे ये भाषण देना अच्छा नहीं लगता। माशाल्लाह पढ़े लिखे इंसान है, बड़े अच्छे, मतलब अपने आप को वैसे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन पता नहीं पिछले दिनों से इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। अभी देखिए मैं इनकी बड़ी बहन हूँ, ठीक है, एज में इनसे बड़ी हूँ। अब इन्होंने कहा इनको तकलीफ है, अरे आपको दूसरा अल्फाज इस्तेमाल कर लें कि देखिए बहना आपको इस मसला है, आप भी जो भी कह दें। अब ये देखें, ये अच्छा नहीं लगता कि मुझे ज़ाहिर तकलीफ अपने लिए नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वो कहते हैं ना कि अल्लाह का शुक्र है कि सुख में है। दुख होता है लोगों की हालत जार और आपके बयानात सुन के कि जहाँ पर 21 लाख से एक चेयरमैन सेनेट का पेट नहीं भरता, स्पीकर कौमी असेंबली का पेट नहीं भरता, 5,19,000 पे भी मेंबरान रोते हैं, उस पे आपने कहा कि मिनिमम वेज जो है 40,000 है। आप ही के राना सिकंदर बोल रहे हैं कि 15,000 पे तनख्वाह पे जबरदस्त काम हो रहे हैं, टीचर काम करते हैं। जी 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 बिल्कुल। मैं आपको, चले ये तो आप गवर्नमेंट वेज की बात करें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, कभी आप प्राइवेट सेक्टर्स को अगर खंगालना शुरू करेंगे, मैं सेंटर साहब की तरफ भी जाती हूँ, सारा बानो साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सेंटर साहब, अब मुझे याद आया कि इमरान खान साहब भी कहते थे उनका वो 2-2.5-3 लाख की तनख्वाह में गुजारा नहीं है, और आज सारा बानो साहबा कह रही कि 21 लाख की तनख्वाह में गुजारा नहीं है, तो इसका मतलब गुजारा तो किसी भी तारीख में नहीं रहा, किसी भी दौर में नहीं रहा। और बाय द वे पंजाब में अगर सवाबदीदी फंड इस्तेमाल हुआ है और पता नहीं कहाँ हुआ है, तो केपी में भी यही हाल है, वहाँ पर भी जो सीएम का सवाबदीदी फंड लगा है, देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो पेपर वर्क अबाउट इट। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी जो सारी बातचीत हो रही थी ना, ये इससे ज़्यादा मसखा खेज़ बात हो नहीं सकती कि एक शख्स आके कहता है कि जी मैं 128 रुपए पे पेट भर के और आधा गिलास कोक पी के और ये चीज़ें कर लेता हूँ। मतलब एक्चुअली आप वाकई लोगों की जो होती है ना, वो ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हो। लोग यहाँ पे क्या कुछ वो नहीं कर रहे। प्रॉब्लम इनके साथ ये हो रहा है कि वो जो बात हुई थी ना कि हमें अपने कपड़े बेचने पड़ जाएं तो हम करेंगे, उन्होंने अपने छोड़ो, उन्होंने बाकी पूरी कौम के कपड़े बेच दिए हैं। इस वक्त अगर हम आज देखिए हुआ ये है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और पाकिस्तान में आज से नहीं, पाकिस्तान में पिछले 70-75 सालों से जुल्म हो रहा है। तो उसका नतीजा क्या था कि पहले 40-45-50 सालों में हुआ कि पाकिस्तान अपने रीजन में 1980s में पाकिस्तान 1985 तक पाकिस्तान अपने रीजन में सबसे आगे था। रीजन मीन जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, चाइना, ये सारा आ जाता है। 1985 ठीक है, जो भी रहा है ना। उसके बाद 1985 में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था पाकिस्तान में कि एक क्या नॉन पॉलिटिकल पार्टी की बेसिस पे चंद लोगों को ला के बिठा दिया गया था। ये वो एक तजुर्बा हुआ था जिसने पाकिस्तान में तबाहियाँ फेर दी। उसके बाद से लेके 2018 तक पाकिस्तान अपने रीजन में सबसे पीछे चला गया। अब मैं 2018 से 2022 को माइनस कर देता हूँ। हालांकि 2018 में जो पावर्टी थी वो 23% थी और 2022 में जब पीटीआई गई थी तो 18% थी। हम लोगों ने तकरीबन 5% पावर्टी कम की। लेकिन अगर मैं 2018 का मौजना 2016 या 15 से करूँगी तो फिर ज़ाहिर है मैं उसको फिलहाल मैं उसको हटा रहा हूँ। अब मैं कर लेता हूँ 2022 से लेके 2026 तक, इन 4 सालों में पाकिस्तान जो है ना, जहाँ था 2018 में, पाकिस्तान उससे भी कोई 15-20 साल पीछे चला गया है हर एक चीज़ में। और उसकी वजह यह है
कि जिस तरीके से राणा साहब आज डिफेंड कर रहे हैं कैलोरीज की बेसिस पे, मुझे और इन्होंने मेरे साथ भी बात दफ़ा प्रोग्राम्स में इस चीज़ को डिफेंड किया कि जी हम तो कैलोरीज की बात करते हो जाता है। देखिए राणा साहब, सबसे पहले मुझे नहीं समझ आती। नहीं, आप मुझे ये बता दें कि पीटीआई के दौर में ये 3,400 रुपए कैसे था, ये बता दें सर। 2021 के अंदर ये सिर्फ मुझे बता दें, पहले आप उसका जवाब दें सर। मुझे अलाउ मी प्लीज, अलाउ मी, ठीक है। इनको सबसे पहले पूछ ले कि जो सबसे निचला तबका है उनको कैलोरीज के बारे में कितना पता है कि वो खाना अपना बनाएंगे, वो कैलोरी को कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि प्रोटीन से पीटीआई के दौर में 3,400 रुपए में कैसे वो पूरा करते थे, ये बता देना, उसका जवाब दे दें, ड्रामा ना करें सर। एक मिनट है ना, अलाउ मी सर। मैंने उसको कभी डिफेंड नहीं किया ना, आप तो डिफेंड कर रहे हैं। आप उसका जवाब दे देंगे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। उसको ठीक है ना, मैं आप उसका जवाब नहीं, आपकी हुकूमत की ये पॉलिसी थी ना, आप उसका जवाब दे दें तो आपको इसका जवाब समझ आ जाएगा। ठीक है, ये राणा साहब कहना चाह रहे हैं कि आप ये बता दें कि वो ठीक था या गलत था। के नंबर्स का नहीं पता तो फिर आप क्या उसके लिहाज से वो पहले कैलकुलेट करेंगे कि जी हम 4 बंदे हैं, हम जो खा रहे हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितने, कार्बोहाइड्रेट के हम देखेंगे कैलोरीज कितनी हो जाती है, इसमें फैट कंटेंट कितना है, उसकी कैलोरीज कितनी, प्रोटीन कंटेंट कितना है। चलिए लेट्स नॉट गो इनटू कैलोरीज में। हमारा जो लाइफ जो है, लेट्स से एक्टिव लाइफ है या पैसिव लाइफ है। अगर एक्टिव लाइफ है तो हमें 3,000 कैलोरीज मिनिमम चाहिए, लेकिन अगर हमने सिर्फ जिंदा रहना है तो हमें 1,500 कैलोरीज चाहिए या 1,400 कैलोरीज चाहिए। अगर हमने इमैसिएटेड होना है तो फिर हमें चलो डॉक्टर साहब इट्स बियॉन्ड कैलोरीज नाउ, इट्स सर देखिए ना, मेरी जंग है पूरी सर्वाइवल की। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये लोग गलत कामों को डिफेंड करने के लिए किसी लेकिन वो आप पे भी इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आप हमारे 8,500 नहीं है, बारे में 300 है। आपकी अपनी हुकूमत में ये 3,400 रुपए था ना, आपकी हुकूमत में ये 3,400 रुपया था भाईजान, तब भी यही तरीकाकार था। उसका जवाब दे दें आप बता दें कि हमारी हुकूमत गलत नंबर्स बनाती रही है। 4 साल जो हम हुकूमत में थे हमें कुछ नहीं पता था, हमारे जो फिगर्स थे वो गलत थे। आप बता दें आपकी अपनी हुकूमत के ये फिगर्स हैं, आप इसकी तनकीद कर रहे हैं, पहले आप उसका तो जवाब दे दें, या आप बता दें कि मैं बस यहाँ मेरा मकसद ही आपने जो बजट पेश किया उसमें आपने सारे फज फिगर्स दिए हैं ना। आप लोगों पर कैपिटा इनकम 1901 है डॉलर्स है, क्योंकि यार हमने फज दिए होंगे, आप अपना तो बता देना भाईजान। आपके टाइम पे तो 4 साल आपकी फिगर जो था 3,400 रुपए था। एज ऑफ टुडे ठीक है, आप इसका जवाब दे देना यार, क्या कह दें आपके हमारे, आपको सिर्फ इतना कहना है कि हमारे फिगर गलत थे, हम ये इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो फिर आप ठीक कह रहे हैं। डेवलपमेंट बैंक क्या है ये, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ रहा है। आप आज कल ने वो फिच आपका क्या बता रहे हैं, वो सारे कह रहे हैं कि आप लोग उन्होंने आप लोग चले आई गॉट योर पॉइंट्स, आप दोनों के पॉइंट्स मेरे सामने। प्रॉब्लम ये मैं आपको बताता हूं, जी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में कभी पॉलिटिकल मेरिट आया नहीं है, और चूंकि ये पॉलिटिकल मेरिट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में किस तरीके से, और सिवाय पंजाब के बाकी तकरीबन सारे सूबे जल रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं पंजाब के अलावा जल रहे हैं। मैं दोनों से इजाजत चाहूंगी, सायरा बानो साहबा खामोश हैं, खातून है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा लेवरेज उनको इस बारे में देते हैं। सायरा बानो साहबा, मुझे वो अंग्रेजी की एक लाइन याद आ रही, कहावत है कि 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। अब जाहिर है कि राना एहसान अफजल साहब अपनी बात पे कायम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पीटीए वाले भी माने कि उनके दौर में 3,400 रुपये गलत है। अब पीटीए वाले कहेंगे, पीटीवी माजरत चाहूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी माने कि उनके दौर में वो फिगर्स गलत है। तो ये तो फिर बहुत लंबी गेम हो गई ना। हाँ, ये तो देखिए, अब ये वापस से शुरू हो जाए, यूब खान से शुरू हो जाए। उसके बाद ये कि अभी आप आए थे ना इस महंगाई मार्च करते हुए, और आप लोगों ने इस रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान की, तो लोगों को रिलीफ तो देना। वो भारी पत्थर जो है अपने सीने पे रखा हुआ है, जो कि इनके सरों पर भी नहीं गिरता, वो आवाम को तो रिलीफ देना। बिजली है वो पहुंच से बाहर है, यहाँ गैस है वो लोगों के घरों में नहीं है, हर चीज पहुंच से दूर हो चुकी है। ठीक कह रही हैं, बहुत शुक्रिया इस वक्त ज्वाइन करने के लिए। राना एहसान अफजल साहब आपका, सायरा बानो साहब आपका, सेनेटर हुमायूं मेमन साहब आपका, अच्छी डिस्कशन रही है। कोशिश की है कि ये जो डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट, बल्कि शुड आई से एलीट क्लास और अनटचेबल और सेक्रेड काउ और अवाम है ना, इसको थोड़ा सा समझा जाए कि ये एक्चुअली है क्यों और वजह क्या है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि वी नीड रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स के लिए
फिर बहुत कुछ खंगालना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे आपके ग्रीन पासपोर्ट की इतनी वैल्यू होनी चाहिए थी। लास्ट ईयर में से जो कि लोगों ने बड़ी सोशल मीडिया पे पजीराई भी हासिल की, पोस्ट किया, बताया कि पाकिस्तान की इज़्ज़त बड़ी है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के उस ग्रीन पासपोर्ट से ज़्यादा ब्लू पासपोर्ट की बंदरबांट हुई है। और वो क्यों हुई है? मेरा ख्याल से इस पर लामतनाही डिबेट का सिलसिला चलता रहेगा। इजाज़त दीजिए, वक्त ख़त्म हो गया। कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।